अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद असद असलम और आप देख रहे हो ज़ीरो टू प्लस प्लस। आज हम पढ़ेंगे CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 2। तो हमारी समरी है, सॉफ्टवेयर कैटेगरीज हमने पढ़नी है, कौन कौन सी सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना। और उनको थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। साथ हम सी लैंग्वेज की थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे और देखेंगे कि इसका थोड़ा सा डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट जो होता है वो कैसा होता है। इन कैटेगरीज को समझने से पहले हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं या कंप्यूटर को हम बताते हैं कि भाई ऐसा कर दो या ये वाला टास्क परफॉर्म कर दो, और कंप्यूटर वो परफॉर्म कर देता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। अब सॉफ्टवेयर के अंदर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम इसको थोड़ा सा पढ़े बगैर देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर के चलाते ही ऑटोमेटिकली चल जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। अब नीचे हमने देखा जी इसकी कैटेगरीज कितनी होती हैं, दो कैटेगरीज होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इसके अंदर जितनी भी हार्डवेयर होती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मोडेम हो गया, साउंड कार्ड हो गया, ये सबको कंट्रोल करता है, सबको आपस में कम्युनिकेट ये करवाता है। और ये काफी और ऑपरेशंस भी होते हैं कंप्यूटर के अंदर जिनको ये हैंडल कर रहा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी हमारी कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहले होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर एंड अलाउस अदर प्रोग्राम टू रन। ये क्या करता है? ये आपके कंप्यूटर को मैनेज करता है और दूसरे प्रोग्राम्स को उसमें रन करने को अलाउ कर देता है, ठीक है। दूसरे प्रोग्राम्स को रन करवाता है। जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है ना, टास्क हो रहे हैं, जो भी सीक्वेंस और रूटीन्स बन रही हैं, सबको ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही हैंडल कर रहा होता है। इसका काम क्या होता है जी? इसने आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से मुराद जो भी आपका डाटा पीयू से मेमोरी में आ रहा है, मेमोरी से डिवाइसेस के पास जा रहा है, सबको इसने हैंडल करना होता है। उसके बाद इसने आपके जितने भी टास्क हो रहे हैं उनको स्केड्यूल करना होता है कि भाई अब ये वाला टास्क कर दो, अब ये वाला कर दो, अब ये वाला कर दो। आप जितनी भी कीबोर्ड्स के साथ इनपुट्स दे रहे हो, माउस के साथ इनपुट्स दे रहे हो, जो आपको मॉनिटर के ऊपर दिखा रहा है, सब कुछ हैंडल यही करता है। आपकी जितनी भी फाइल्स कंप्यूटर के अंदर पड़ी है या जितना भी डाटा पड़ा है, सबको यही मैनेज कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ओएस भी बोला जाता है। अच्छा, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डेफिनेशन दी है। तो उसने बोला है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक बेस सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप एप्लीकेशंस चला सकते हो, जैसे कि वर्ड, एक्सेल। अभी मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मेरी जो विंडोज है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही एक लिनक्स होता है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके मोबाइल में जो एंड्रॉइड चल रहा है, ठीक है ना, आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर होता है ना, जो सबसे पहले मोबाइल ऑन करते हो पहले सॉफ्टवेयर ऑन होता है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और उसके ऊपर आप जो भी चलाते हो, कोई गेम चला ली, फेसबुक, ये वो, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कि क्या करते हैं? डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए आसानी देते हैं। मतलब कंप्यूटर के साथ मैं अगर यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर मैं स्पेस दबा रहा हूँ तो एक सिग्नल जाता है डिवाइस ड्राइवर के पास, वो उसको ट्रांसलेट करके और कंप्यूटर को बताता है कि पीछे से क्या बोला गया है। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर हेल्प्स द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। और जब हम नई डिवाइस कनेक्ट करते हैं ना अपने पीसी के साथ, तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिसको हम डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। जो ड्राइवर्स होते हैं ना, ये आमतौर पर ना जो हम डिवाइस कनेक्ट कर रहे होते हैं ना उसके साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ हमारे हैंडआउट्स में एक एग्जांपल लिखी हुई है कि स्कैनर्स ऑफन कम विद TWIN ड्राइवर्स। TWIN का मुराद टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम। मतलब काफी जो आप डिवाइसेस होती है ना, जैसे आपने कोई माउस कनेक्ट किया, आपको कोई ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करना पड़ता। आपके साइड पे ना यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है कि भैया आपकी डिवाइस रेडी टू यूज हो गई है। तो आजकल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, इसलिए काफी चीजें ड्राइवर्स के साथ ही आती हैं। तो छोटी सी समरी लिखी है, डिवाइस ड्राइवर्स आर स्मॉल प्रोग्राम्स दैट अलाउ हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम टू टॉक टू ईच अदर। अच्छा, फिर ना आ जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है आसानी पैदा करना। ये हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, छोटे छोटे काम करते हैं टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम के अंदर
जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने के लिए, ताकि हमारा जो सिस्टम है या कंप्यूटर है वो स्मूथली चले। अब देखो डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी, अब ये क्या करेगा, डिस्क के ऊपर जो भी स्टोर करोगे उसको ये कंप्रेस करके स्टोर करेगा, ठीक है, जिससे क्या हुआ, उसका साइज रिड्यूस हो गया और आपकी डिस्क के ऊपर जगह ज़्यादा बच गई। और जब आप उस फाइल को ओपन करोगे ये खुद ही उसको अनकम्प्रेस करेगा, बड़ा करके आपको शो करवा देगा। इसके बाद आता है डिस्क की फ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट्स बनाना। तो ये सिर्फ वर्ड का मतलब है। हमें पता है कि जब डाटा डिस्क के ऊपर स्टोर होता है वो छोटे छोटे चंक्स में स्टोर होता है। जब हम फाइल को ओपन करते हैं या एडिट करते हैं वो चंक्स फैल जाते हैं। इस फैलने के प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसने इसी फ्रेगमेंटेशंस, जो हमारे चंक्स फैल चुके हैं ना, चंक्स के साथ बात करनी होती है और अपना डाटा निकालना होता है। अब जब वो फैल जाते हैं तो उसको अकेले अकेले के पास जाके बात करनी पड़ती है, डाटा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो स्लो हो जाती है। डीफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, वो उन चंक्स को उठा के एक जगह रिकॉग्नाइज कर देता है, ठीक है ना, और उनको एक जगह रख देता है, जिसके साथ डाटा हमारा जल्दी एक्सेस हो जाता है। आम अल्फाज में कंप्रेशन यूटिलिटी क्या करती है, जगह को बचाती है। डीफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी क्या करती है, हमारी फाइल को एक्सेस करने के तरीके को तेज करती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जैसा कि हमने बात की कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू प्रोग्राम्स, उन प्रोग्राम्स की बात की जा रही है डिजाइन टू हेल्प एंड यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक यूजर के लिए स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर आ जाता है कि भाई अकाउंटिंग करते हो, अकाउंटिंग एक्सेल में कर सकते हो, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, उसमें क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर लाइक जीपीएस, इसके साथ आप गाड़ियों के अंदर लोकेशन ट्रेस करते हो। तो ये होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर इतनी कोई खास बात नहीं की गई हमारे हैंडआउट्स में, तो हम एक छोटा सा पैराग्राफ, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब हमारी आ जाती है कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज थी ना, ये डेवलप की गई थी लेट 1960s और अर्ली 1970s, डेवलप की गई थी एट बेल laboratories. During that period, other language like BCPL and B are also being developed. मतलब BCPL एक लैंग्वेज थी और एक B लैंग्वेज थी जो कि डेवलप हो रही थी। तो BCPL जो कि बनाई गई थी वो 1967 बाय मार्टिन रिचर्ड, वाज डिजाइन फॉर राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर्स। जो BCPL थी वो किस लिए थी, ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए और कंपाइलर्स लिखने के लिए। इन 1970 केन थॉमसन यूज द बी लैंग्वेज टू डेवलप अर्ली सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो केन थॉमसन था उसने बी लैंग्वेज को यूज करते हुए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बना लिया था 1970 में। तो सी लैंग्वेज भी डेवलप हो चुकी थी, सी लैंग्वेज पॉपुलर बन गई क्योंकि ये डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ बात करती। इट कैन मैनिपुलेट डाटा एज होल नंबर और रियल नंबर एंड कंट्रोल डिवाइसेस लाइक द हार्ड डिस्क और अदर पेरिफेरल। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी उसने इसको बहुत पावरफुल बना दिया था, जिसके साथ ये पावरफुल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती थी, जैसे डिवाइसेस को टर्न ऑन करना, टर्न ऑफ करना, ठीक है ना, कंप्यूटर को चलाना, कंप्यूटर को रोकना। तो ये सारी इसकी पावर्स थी। ये सी लैंग्वेज थी ना, ये मशीन इंडिपेंडेंट थी। मशीन इंडिपेंडेंट के मतलब इट डजेंट मैटर आप कौन सी मशीन पे हो, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ये हर प्लेटफॉर्म के ऊपर चल जाती है। 1989 में आंसी स्टैंडर्ड, आंसी एक स्टैंडर्ड है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ऐसे करके कुछ है, आईएसओ के साथ इसने मिलके, ठीक है ना, सी के साथ कोलैबोरेशन कर ली और इसको वर्ल्ड वाइड कर दिया। आगे हमारे पास जाते हैं कि टूल्स टू ट्रेड, मतलब अब हम डेवलपमेंट क्राइटेरिया देखेंगे। जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं ना तो हमें कुछ टूल चाहिए होते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, जिसके साथ हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें एक एडिटर चाहिए होता है। एडिटर क्या होता है, एक ऐसा टूल होता है जिसके साथ हम कोड लिख सकते हैं, जिसके अंदर कोई बोल्ड, इटैलिक्स वगैरह ये चीज़ें, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम के लिए नेसेसरी नहीं होती हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ नहीं करते, इसके अंदर ये चीज़ें ना अवेलेबल हो। टेक्स्ट एडिटर वो होते हैं जिनके अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट को एडिट करते हैं, तो उनके अंदर सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लिखा जाता है, कोई बोल्ड नहीं, कोई इटैलिक्स नहीं। इस वजह से टेक्स्ट एडिटर को आइडियल समझा जाता है कोडिंग के। आगे हमारे आ जाते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जब हम लिखते हैं ना कोडिंग,
तो हम क्या करते हैं, हम एक ह्यूमन लैंग्वेज लिख रहे होते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज तो नहीं लिख रहे होते, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज लिख रहे होते हैं। तो अब कंप्यूटर जो हमारा होता है वो सिर्फ समझता है 0 और 1 को। हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो कि हमारे कोड को कन्वर्ट करे और किसको बताए, कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताए कि भाई हम क्या बोल रहे हैं। तो हमारे पास कितने ट्रांसलेटर्स आते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 ट्रांसलेटर्स होते हैं। एक होते हैं इंटरप्रेटर, एक होते हैं कंपाइलर। जो इंटरप्रेटर होता है लाइन बाय लाइन हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और जिस लाइन पे इसको एरर मिलता है वहां पे ये रिपोर्ट कर देता है कि हाँ जी भाई मुझे यहाँ पे एरर मिल गया है। अच्छा, इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। अब एक चीज लाइन बाय लाइन चल रही है तो क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम स्लो एग्जीक्यूट होगा। अब कंपाइलर आ जाता है। कंपाइलर का क्या काम होता है, कंपाइलर ने पूरे प्रोग्राम को रीड आउट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें बताना होता है। मतलब ये एज अ होल काम करता है, ये लाइन बाय लाइन नहीं चलता। इसका और इंटरप्रेटर का क्या डिफरेंस है, जो हमारा कंपाइलर होता है ना, ये ट्रांसलेशन के दरमियान अगर इसको कोई एरर मिले वहां पे ही रुक जाता है, उसके आगे नहीं जाता। कंपाइलर के लिए हमें जो हमारा प्रोग्राम होता है वो सिंटैक्टिकली बिल्कुल ओके चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, तभी हमारा जो कंपाइलर है वो चलेगा, वरना वो रुक जाएगा और आगे नहीं चलेगा। हमारे हैंडआउट्स में मेंशन किया गया है कि हम इस कोर्स के अंदर CS201 के अंदर मेनली कंपाइलर के साथ ही काम करेंगे, हम इंटरप्रेटर को यूज नहीं करेंगे। आगे आ जाता है डीबगर। डीबगर का काम क्या होता है, ये एक प्रोग्रामर्स के लिए एक असेंशियल टूल है। इसका काम क्या होता है, ये लॉजिकल एरर्स निकालने के लिए ना हमारे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होता है। एक डीबगर के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं रन टाइम पे। पोज द प्रोग्राम एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, हमारे प्रोग्राम को स्पेसिफिक पॉइंट्स पर रोक सकते हैं। हम वेरिएबल्स की वैल्यूज को मॉडिफाई और इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लॉजिकल एरर्स को देख सकते हैं, कहाँ पे लॉजिकल एरर आ रहे हैं। इसके साथ हम लॉजिकल एरर्स को देख रहे होते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। ये सारा कुछ हम किसके साथ करते हैं, डीबगर के साथ। डीबगर्स आर वेरी पावरफुल, ये बहुत पावरफुल होते हैं और ये बहुत कम्प्लेक्स भी होते हैं। तो इसके साथ क्या होता है, हमारी प्रोग्रामिंग इफेक्टिव बन जाती है क्योंकि हमें लॉजिकल एरर्स पता लग जाते हैं। हमारे प्रोग्राम के चलते चलते ही हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। हमें कहीं पता लगे कि यार यहाँ पे मेरा प्रोग्राम गलत साइड पे जा रहा है, मैं इसको यहाँ पे नहीं लेके जाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये इस साइड पे जाए, तो वहां पे हमें ऑन द स्पॉट पता लग जाएगा। इसके साथ हमें मसले बहुत ज्यादा पता लग जाते हैं रन टाइम पे ही। हमें ये नहीं कि पूरा कोड लिख के 1000 लाइनों का कोड लिख के फिर हम फंसे बैठे हो, एरर कहाँ पे है, लॉजिक कहाँ पे गलत हो गई। इसके साथ हम आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली से सारा प्रोग्राम बना भी सकते हैं और ऑन द गो चेक भी कर सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या। फिर आ जाता है लिंकर। तो लिंकर इज अ टूल यूज्ड टू कंबाइन डिफरेंट रूटीन्स एंड फंक्शंस दैट अ प्रोग्राम यूजेस फ्रॉम वेरियस फाइल्स। अब लिंकर का काम क्या होता है कि आपके पास 2 फाइल्स हैं, तो आप एक फाइल के अंदर कोड लिख रहे हो और आपको दूसरी फाइल के अंदर जो कोड है उसकी ज़रूरत पड़ गई है, तो उस दूसरी फाइल्स कोड को उठा के ला के इस फाइल के अंदर यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिंकर यूज़ करते हैं। लिंकिंग की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द कोड इज कॉल्ड लिंकिंग। मतलब एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ कंबाइन करना उसे लिंकिंग कहते हैं। उन दोनों को कंबाइन कौन करवाता है, उसे लिंकर कहते हैं। अब एंड पे हमारे पास आ जाता है एक लोडर। लोडर का क्या काम होता है, आपने प्रोग्राम को लिंक भी कर लिया, आपने उसको अपनी डिस्क के ऊपर लिख के सेव भी कर लिया, अब आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। तो अब एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मेमोरी के अंदर लोड करना पड़ेगा फॉर एग्जीक्यूशन। तो लोडर का क्या काम होता है, लोडर ने प्रोग्राम को उठाना है, मेमोरी को देना है और उसने बोलना है कि जाके प्रोसेसर को बोलो कि इसको एग्जीक्यूट कर दे। तो प्रोसेसर क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरह हमें हमारे प्रोग्राम की आउटपुट मिल जाएगी। अगर उसमें कोई मसला हुआ हमें एरर मिल जाएगा, ऐसे हमारा काम चल जाएगा। लिंकर और लोडर दोनों डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के पार्ट्स होते हैं और इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कंसीडर किया जाता है। अच्छा बच्चों, ये था हमारा CS201 का लेक्चर नंबर 2। तो ये हमारा पूरा थ्योरेटिकली बेस्ड लेक्चर था, इसके अंदर कोई हमारा प्रैक्टिकल वाला काम नहीं था। बहुत आसान टॉपिक्स थे, सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज, सी की हिस्ट्री, ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत आसान है मेरे हिसाब से। तो इंशाल्लाह अगला हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3। उसके अंदर हम अपना पहला सी का प्रोग्राम लिखेंगे। एक दफ़ा हम दोबारा बैठ के अपना सॉफ्टवेयर सेटअप करेंगे जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे और हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।